वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आज की क्लास इंडियन पॉलिटी की है, भारत की राज्य व्यवस्था। इससे रिलेटेड हम लोग 500 MCQ सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन इसमें हल भी कर लिए हैं। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें सारी क्लासेस देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप UPPSC से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन आप एक जगह कर सकते हैं। स्टेट PCS एग्ज़ाम हो, UP PCS या फिर RO का री एग्ज़ाम होना है, इन सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आप एक जगह से फुल स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड कर दिए हैं, आप कॉल करके या फिर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अभी न्यू वैकेंसीज़ भी आ रही है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के RO की आपको प्रिपरेशन करनी है तो उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, BEO की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जानकारी नंबर्स पे ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता है और आप कम समय में लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और फुल स्टडी मटेरियल भी पा सकते हैं। तो ये हो गया आपकी कोर्स से रिलेटेड जानकारी। आज स्टार्ट करते हैं अपने आगे के प्रश्नों को। 120 प्रश्न हम लोग इस सीरीज के सॉल्व कर चुके हैं। आज से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहला आज का जो प्रश्न इसमें पूछा गया, आगामी प्रश्नांश में दो वक्तव्य हैं, एक को कथन कहा गया और दूसरा कारण है, और इन्हीं के अनुसार जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उत्तर दिए गए हैं, उनका आंसर बताना है। तो पहला जो कथन है वो है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए 1986 में प्रारंभ किया गया। अब इसका कारण दिया गया है क्योंकि ग्रामीण स्वच्छता का विषय भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है। अब इन दोनों वक्तव्यों को पढ़ना है और सही उत्तर बताना है। क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इन्हीं के अनुसार आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या सही होगा। इसमें देखिए उत्तर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका पहला देखिए जो उत्तर है वो कथन सही है, लेकिन इसका जो कारण है वो गलत दिया गया है। जो ग्रामीण स्वच्छता है ये समवर्ती सूची का भाग ना होकर के राज्य सूची का भाग है, अर्थात जो ग्रामीण स्वच्छता का विषय है भारत के संविधान में राज्य सूची में वर्णित है, इसीलिए कारण गलत हो जाएगा। लेकिन जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही दिया गया है कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रारंभ किया गया था। और ये कब प्रारंभ होता है? 1986 में। 122वां प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? आर्टिकल 24, ऑप्शन बी आर्टिकल 45, ऑप्शन सी है आर्टिकल 330 या फिर ऑप्शन डी है आर्टिकल 368। इनमें से कौन सा उत्तर सही दिया गया है? तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 24 में ऐसा उपबंध किया गया है। ठीक है, ये एक तरह का मौलिक अधिकार है जिसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से अगर कम कोई बालक है तो इसे कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, अर्थात ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे हैं? ऑप्शन ए है KVK सुंदरम, ऑप्शन बी है GS ढिल्लो, ऑप्शन सी है बलीराम भगत या ऑप्शन डी है हुकुम सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए KVK सुंदरम। ये लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे हैं। इसके अलावा बाकी सभी लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो इनको भी आपको याद कर लेना है। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो इसमें जो पहली घटना दी गई है भारत के चौथे आम चुनाव, सेकंड है हरियाणा राज्य की स्थापना, थर्ड है मैसूर का नाम कर्नाटक किया जाना, और ऑप्शन 4 है मेघालय और त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बने। अब इन्हीं के आधार पर इनको क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको देख लीजिए। इसके अनुसार सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले हरियाणा राज्य की स्थापना होती है, उसके बाद भारत के चौथे आम चुनाव होते हैं, फिर आप देखेंगे मेघालय और त्रिपुरा पूर्ण राज्य बनते हैं और लास्ट में मैसूर का नाम कर्नाटक किया जाएगा। तो यहाँ पर 2143 ऑप्शन ए राइट होगा। भारत के चौथे आम चुनाव 1967 में हुए थे। इसके अलावा आप देखेंगे जो हरियाणा राज्य की स्थापना है 1966 में हुई, मैसूर का नाम कर्नाटक किया गया 1973 में, मेघालय, त्रिपुरा और इसके साथ साथ याद कर लीजिए मणिपुर, इनकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1972 में। ठीक है, तो अब देख लीजिए इनके अनुसार कौन कौन सा हो जाएगा, यही हमने किया है 2143। तो सबसे पहले हो जाएगा हरियाणा राज्य की स्थापना, उसके बाद आप देखिए होगा भारत के चौथे आम चुनाव, नेक्स्ट इसके बाद आएगा
मेघालय त्रिपुरा जो पूर्ण राज्य बनते हैं और मैसूर का नाम कर्नाटक किया जाता है। 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है मोबाइल सेलुलर कंपनियों के साथ विवाद, सेकंड है मोटर दुर्घटना मामले और थर्ड है पेंशन मामले। इनमें से किसके लोक अदालत पर निर्णय किया जाता है? इनमें से मतलब किस विषय पर लोक अदालत में निर्णय किया जाता है? इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके अनुसार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों के विवाद के जो मामले हैं वो लोक अदालत में इनके निर्णय दिए जाते हैं। 126 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देख लीजिए पहले क्या दिए गए हैं। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान अर्थात 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट है भारत के संविधान के भाग 9 के का में नगर पालिकाओं से संबद्ध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है इनकरेक्ट क्यों है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नगर पालिकाएं हैं इसके बारे में ये समझिए कि अगर संक्रमणकालीन क्षेत्र है तो इसके लिए एक नगर पंचायत होगी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो। अगर छोटे शहरी क्षेत्र है तो इसके लिए नगर परिषद होगी और अगर बड़े शहरी क्षेत्र है तो उसके लिए नगर निगम की स्थापना की जाएगी। इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है और ऑप्शन ए राइट होगा। केवल पहला स्टेटमेंट सही दिया गया है। 127 क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके अनुसार बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट है नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा इनकी जो प्रादेशिक मांगों को देखा जाए तो इनको देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर के 371 फर्स्ट अंतर्विष्ट किए गए हैं। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र हैं, संघ और राज्य, किंतु नागरिकता एकहरी है। थर्ड स्टेटमेंट है कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पहला स्टेटमेंट तो सही दिया गया है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट देखिए भारत और यूएसए में संविधान में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य। लेकिन आप ये भी याद कर लीजिए भारत में एकल नागरिकता एकहरी है, लेकिन जो यूएसए में है यहाँ पर दोहरी नागरिकता है, संघ और राज्य दोनों की है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर देशीकरण से भारत का नागरिक बना है तो उसका ऐसा नहीं है प्रावधान की नागरिकता से कभी वो वंचित नहीं किया जा सकता, वो कुछ कारणों से वंचित भी किया जा सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी राइट है। पहला स्टेटमेंट सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताना है कौन सा स्टेटमेंट होगा। तो पहला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। सेकंड स्टेटमेंट है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र संघ। थर्ड स्टेटमेंट है भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था। कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दिए गए हैं और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। अब इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया गया वो इनकरेक्ट है, 301 नहीं है 300A है जो कि यहाँ पर दिया गया है और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में इंसर्ट किया गया था जो कि जनता पार्टी की सरकार थी मोरारजी देसाई की, उनके द्वारा, ना कि कांग्रेस सरकार द्वारा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। 129वां प्रश्न है संविधान का 98वां जो संशोधन है 98th अमेंडमेंट है ये किससे संबद्ध है। ऑप्शन ए सेवा कर के विनियोजन तथा उगाही के लिए केंद्र को अधिकार देना। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन। ऑप्शन सी है जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन। या फिर ऑप्शन डी है राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो 98th अमेंडमेंट है ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से रिलेटेड है। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही दिए गए हैं ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है भारत के संविधान में 20 भाग हैं। सेकंड स्टेटमेंट है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। थर्ड स्टेटमेंट है भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है।
इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। केवल तीसरा जो स्टेटमेंट है सही दिया गया है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। अब इसके अलावा भारत के संविधान में 22 भाग हैं। संख्या में कुल जोड़े जाएं तो 25 भाग हो जाएंगे, लेकिन ये 20 दिए गए हैं इसलिए इनकरेक्ट है। जबकि संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, ये भी गलत दिया गया, स्टेटमेंट 390 दिया गया है। संख्या में बात की जाए तो ये हो जाएंगे 448 अनुच्छेद, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिए गए थे, ऑप्शन सी राइट है। 131 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है J.B. कृपलानी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी है लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। सेकेंड स्टेटमेंट है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो पहला स्टेटमेंट दिया गया, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही जो संविधान ने प्रदान की है। संसद है ये हाई कोर्ट की अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है। पहला स्टेटमेंट इसीलिए इनकरेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है? ऑप्शन ए खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन, और ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है मत्स्य या ऑप्शन डी है लोक स्वास्थ्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। तो ये आंसर, तो ऑप्शन ए राइट होगा 133 क्वेश्चन का। 134 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देखिए और इनमें से बताने हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो पहला है, भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है कि भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है, ये गलत है। आर्टिकल 39 क्लॉज डी में आपको याद रखना है, दिया गया है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये सुनिश्चित किया गया है इस आर्टिकल में। तो ये स्टेटमेंट इसीलिए इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन बी राइट होगा। राइट, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 135 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देखिए, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि यह उद्घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में। पहला स्टेटमेंट है, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। और सेकंड स्टेटमेंट है, आपात की घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शन ए राइट होगा। पहला स्टेटमेंट सही दिया गया है जबकि दूसरा गलत दिया गया है कि यह संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है, गलत है। जबकि यह संकल्प दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया गया है। तो ये आज हम लोगों ने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। स्टेटमेंट ज़्यादा है इन क्वेश्चंस में, इसलिए आपको एक एक स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। ऐसे ही प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए या कोई भी डाउट भी लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मैं आती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।